हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण चेट और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पे हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स इन आईडीटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो 90% लोग मिस्टेक करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में माय डियर फ्रेंड्स, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पे जितने भी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है यार, जहाँ पे भी क्या इंस्टीट्यूट जनरली गूगली मारता है, ठीक है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा आपके लिए दोस्तों एक लास्ट माइल रिवीजन हो सकता है। बिकॉज हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग बस पढ़ते विदाउट एनी अवेयरनेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट ये पढ़ाई दोस्तों बहुत ही क्या है, सोच समझ कर होगी। और ये पढ़ाई जो है, जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसमें ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस लेंगे जहां पे आपको भी लगेगा हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था मैंने, राइट। और जेन्युइनली अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों नीचे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लिख दीजिएगा दोस्तों एक नंबर। यस, वीडियो अगर पसंद आया तो लिख देना एक नंबर बॉस। ओके, तो लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's directly start with YT revision. And here we are basically revising frequently made mistakes that often CA final aspirants do in ITT. सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मैं बात करना चाहता हूं 95 की। यस, मैं बात करना चाहता हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर की माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में एक चीज हमेशा याद रखना, ओके, कि तीन जन होते हैं। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपेंट और एक होता है क्या, ई कॉमर्स ऑपरेटर। आर यू गेटिंग इट? यस। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं लेट्स से होटल की, राइट, जो एमएमटी के थ्रू क्या है, ओके, एक टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, ठीक है, किसका, होटल अकोमोडेशन का, ओके, होटल अकोमोडेशन का। तो आज फॉर एग्जांपल अगर ये होटल रजिस्टर्ड पर्सन है तो हु विल पे टैक्स एज पर 91, होटल इटसेल्फ विल पे टैक्स। तो अगर पूरा का पूरा टैक्स लेट्स से क्या है, जीएसटी का रेट है 18%, लेट्स से होटल का टैरिफ था 10,000, राइट, कंसिडरेशन था 10,000, उस पर जीएसटी है 18%, यानी कि कितना, 1800। ओके, तो ये 1800, ओके, होटल जो है, ठीक है, लेट्स से ताज होटल है, ये 1800 ताज होटल दे देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बट याद रखना इस केस में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, ओके, ये डेफिनेटली ये 10,000 पे, ओके, चार्ज करेगा 0.5% टीसीएस। चार्ज नहीं, मैं बोलूंगा कलेक्ट करेगा 0.5% टीसीएस और वो अमाउंट डिडक्ट करके दे देगा होटल को। आर यू गेटिंग इट? यस। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। और ऑब्वियसली जैसे ही वो जमा कर देगा अगले महीने की 10 तारीख को, हम सो सॉरी, वो सप्लायर के ई कैश लेजर में उतना पैसा जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। बट अगर वही होटल फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में पूरा का पूरा जो टैक्स है, ओके, जो 1800 रुपया था, वो अभी ईसीओ जमा करेगा गवर्नमेंट के साथ। तो अगर पूरे ट्रांजैक्शन पे टैक्स ईसीओ जमा करेगा तो फिर याद रखना ईसीओ इस केस में कभी भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ईसीओ या तो टीसीएस काटेगा या तो वो पूरा ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे करेगा, राइट। तो ये दिमाग में रखना, कभी भी वो दोनों चीज नहीं करेगा, ठीक है। परफेक्ट, ओके। इस पे एक बहुत 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 क्या है, क्रेजी क्वेश्चन आया था दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज मोस्टली May 25 अटेम्प्ट, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1,47,500 है इंक्लूडिंग जीएसटी बाय ए लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट है और यहाँ पे बोला है कि भैया 1,40,000 का गुड्स रिटर्न किया है। क्या है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न किया है। तो आज ऑब्वियसली इसको पहले एक्सक्लूड करो तो आएगा 1,25,000। तो इतने का सेल किया, 1,40,000 का सेल्स रिटर्न आया, तो क्लियरली सेल्स रिटर्न इज मोर देन सेल्स, तो उस महीने में आप टीसीएस काटेंगे ही नहीं। अब इसमें मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 147,500 माइनस 140 कर देते हैं और फिर क्लियरली क्या है, रिमाइंडर पे बोलते हैं कि टीसीएस डिडक्ट करो। ऐसा नहीं है। तो याद रखना वर्ड्स क्या यूज किया, नॉमेनक्लेचर क्या यूज किया, टैक्सेबल वैल्यू यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे तो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी बोला ही है। तो ये चीजों पे ध्यान रखना, अब बेटा ध्यान रखना। आर यू गेटिंग इट? यस।
सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, डन। दूसरा अब दोस्तों ओके सीधा क्या है मुद्दा आता है आरसीएम पे, तो लेट्स चेक इट आउट आरसीएम। आरसीएम में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ओके अपना स्पॉन्सरशिप सर्विस, जिसपे अभी अभी अमेंडमेंट भी आया है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर पहले कोई भी था, पर अब बोला है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिसिपेंट शुड बी पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें प्लीज चेक करना कि वर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस बोला है या वर्ड बोला है स्पॉन्सर्ड, राइट, दिस अमाउंट इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस पर्सन या दिस पर्सन हैज पेड स्पॉन्सरशिप फी टू दिस पर्सन। तो जब स्पॉन्सर्ड या स्पॉन्सरशिप फी है तो उसमें एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन है सप्लायर कौन है रिसिपेंट। सिंपल, जिसका जेब कटा वो है रिसिपेंट, सामने वाला सप्लायर, ठीक है, डन। और अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस वर्ड यूज किया तो आपको ऑलरेडी सप्लायर रिसिपेंट बनाया दिया है, आप बस चेक करो दैट सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट इज अ पार्टी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। अगर है तो आरसीएम लग जाएगा। तो वर्ड यूज करना बराबर से क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विस या स्पॉन्सर्ड, ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बात करते हैं एजेंट की, तो रिकवरी एजेंट में रिसिपेंट वो काफी सारे पेपर्स में ऐसा बोला है बैंक और एनबीएफसी ना देके ट्रेडर दे रहे हैं आजकल। तो रिसिपेंट अगर ट्रेडर है तो आरसीएम नहीं एफसीएम ही आएगा दोस्तों, बिकॉज रिसिपेंट अगर बैंक और एनबीएफसी होगा तो ही लगेगा आरसीएम, बेटा तो ही लगेगा आरसीएम। आर यू हियरिंग इट? यस। तो ये चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके। डायरेक्टर का दोस्तों प्लीज याद रख लेना, ओके, कि बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टर अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो पर्सनल दे रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस, प्रोफेशनल कैपेसिटी आरसीएम, पर्सनल कैपेसिटी एफसीएम, ओके। और याद रखना डायरेक्टर एम्प्लॉय है या अदर देन एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट है, वो पता चल जाएगा आपका 194J में जीएस टीडीएस कटा है 192 में, ओके, डन। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ये भी याद रखना, सिक्योरिटी सर्विस में रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसमें दोस्तों एक्सेप्शन दो दिए है, एक है कॉम्पो टैक्स पेयर और एक है दोस्तों अपना सोली टीडीएस डिडक्टर। बट दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग वही अगर जीटीए की, तो यहाँ पे रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है और टीडीएस वाला, ओके। उसका मतलब क्या है, अगर जीटीए के केस में रिसिपेंट कॉम्पो टैक्स पेयर निकला जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो भैया वहां पे 100% लग जाएगा बेटा आरसीएम, और बेटा आरसीएम, आर यू गेटिंग इट? यस। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल, क्योंकि ओके ऐसा याद रखना कि सिक्योरिटी बहुत लोगों को चाहिए रहती है, इसलिए सिक्योरिटी सर्विस में वो ओके ज्यादा एक्सेप्शंस दिए है। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल, ओके। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट याद रखना, ये जूनियर है ये सीनियर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो चेक करना क्या कि भैया आज जो बैंक ओके जिसके कारण काम कर रहा है क्या बीसीबीएफ और फिर आगे काम कर रहा है एजेंट, वो बैंक अर्बन एरिया है में या रूरल एरिया में। अगर रूरल है तो पूरा लाइन हो जाएगा क्या एग्जेम्प्ट, एजेंट टू बीसीबीएफ, बीसीबीएफ टू बैंक। पर अगर वो निकला अर्बन तो आपको पता है दोस्तों जूनियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सीनियर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जूनियर में दोस्तों एजेंट और बैंक पे करेगा, और अगर बीसी है दोस्तों तो उसमें बीसी ही पे करेगा, फिर वो रिसिपेंट है तो आरसीएम, सप्लायर है तो एफसीएम, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद ओके यस, आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली मेंशन इन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दोस्तों अगर बात हो रही है स्पेसिफिकली ओके एग्रीकल्चरिस्ट की, ओके एग्रीकल्चरिस्ट है जो दोस्तों ओके वो अगर क्या है ओके कैशू नट्स है या फिर क्या है, जैसे हाँ कैशू नट्स है, टोबैको लीव्स है, बीडी रैपर है, रॉ कॉटन। तो रॉ कॉटन और ये कैशू नट्स पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सप्लायर हैज टू बी एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड रिसिपेंट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो ही लगेगा आरसीएम बेटा, तो ही लगेगा आरसीएम। एक क्वेश्चन आया था आपके आरटीवी में, ध्रुव ट्रेडर्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडर सप्लाइड रॉ कॉटन टू डीमार्ट। तो इस केस में दोस्तों रिसिपेंट तो रजिस्टर्ड पर्सन है पर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वो कोई ट्रेडर है। तो उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना एफसीएम आ जाएगा, आरसीएम नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज याद रखना, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि सिल्क यान कौन बेचेगा, एक सिल्क का मैन्युफैक्चरर, सिल्क यान का मैन्युफैक्चरर। तो अगर सिल्क यान का ट्रेडर निकला तो भैया अगेन एफसीएम आ जाएगा। सिल्क यान का मैन्युफैक्चरर है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ही लगेगा आरसीएम बेटा, तो ही लगेगा आरसीएम। आर यू हियरिंग इट? यस। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल ड्वेलिंग में प्लीज एक अच्छे से क्या सावधान मैं बरत लूं, वेरी सिंपल, कि आज अगर सप्लायर लैंडलॉर्ड है, रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो याद रखना रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, इस केस में यूज
रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, ठीक है। रिसीवर अगर रजिस्टर्ड है आरसीएम लग जाएगा, पर वहां पे दो एक्सेप्शन है, इंडिविजुअल जो खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, एंड दूसरा दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ओके क्या कि रिसीवर अगर क्या है दोस्तों, बोलो ना भाई, अगर अनरजिस्टर्ड है, तो अगर रजिस्टर्ड है और इंडिविजुअल है पर्सनल यूज एग्जेम्प्ट, अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्ट, राइट। पर दोस्तों अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, ओके, फॉर कमर्शियल यूज तो टैक्सेबल होगा, और उसमें भी एफसीएम के तहत सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स, ओके। बट दोस्तों कमर्शियल की अगर बात करें तो भैया वहां पे रीसेंट ताजा ताजा अमेंडमेंट आया है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवेंट रजिस्टर्ड है, आरसीएम आ जाएगा। मेक श्योर करना कि वो रिसीवेंट जो है वो एक नॉर्मल टैक्स पेयर ही हो, क्योंकि अगर वो कॉम्पो टैक्स पेयर निकला तो आरसीएम नहीं आएगा, एफसीएम भी नहीं आएगा, नो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। मेटल स्क्रैप में याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि आज अगर मेटल स्क्रैप की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो भाई अगर सप्लायर दोस्तों क्या है अनरजिस्टर्ड है, रिसीवेंट अगर क्या है रजिस्टर्ड है, तो 100% मेटल स्क्रैप के केस में लग जाएगा क्या आरसीएम, ओके। बट मेरे दोस्त अगर वही सप्लायर हो जाता है क्या रजिस्टर्ड, रिसीवेंट भी हो जाता है क्या रजिस्टर्ड, तो भैया आरसीएम नहीं लगेगा, फिर लग जाएगा क्या एफसीएम, और दूसरा यहाँ पे टीडीएस भी डिडक्ट हो जाएगा, ओके। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड वेरी वेल, आई होप दैट मेक्स सेंस एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ओके डन। तो प्लीज याद रखना एफसीएम और टीडीएस साथ में कटेगा, क्योंकि जैसे ही टीडीएस कटता है रिसीवेंट के, सप्लायर के क्या ई कैश लेजर में वो जमा हो जाता है, ओके। पर यहाँ पे दोस्तों टीडीएस का सीन आ ही नहीं सकता है, बिकॉज रिसीवेंट अगर टीडीएस काटेगा तो सप्लायर तो है ही अनरजिस्टर्ड, तो कहाँ जमा होगा, इसीलिए टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं है, चुपचाप सीधा आरसीएम का इम्प्लीकेशन दे दिया है। तो मेटल स्क्रैप में ये चीज प्लीज याद रखना, अब बेटा याद रखना, आई गेटिंग इट, यस, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इंडियन रेलवेज के रिलेशन में, याद रखना अगर सीजीएसजी यूटीएलए यूज्ड व्हीकल्स या कॉन्फिस्केटेड गुड्स या वेस्ट और स्क्रैप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, आरसीएम लग जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और एंगल है, ओके, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस कि सीजीएसजी यूटीएलए रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी सर्विस दे रहे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम आ जाएगा। पर उसमें एक्सेप्शन है इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज ने अगर क्या कोई भी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है किसको, कोई रजिस्टर्ड पर्सन को, तो बेटा लग जाएगा एफसीएम, बेटा लग जाएगा एफसीएम। सो कीप दैट इन माइंड, ओके डन माय डियर फ्रेंड्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, फटाफट से सप्लाई देखते हैं दोस्तों। सप्लाई के केस में कहाँ मिस्टेक्स होती है, सप्लाई के केस में दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इंपोर्ट के केस में, 71B और 71C के केस में लोग भूल जाते हैं। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ओके कंसिडरेशन, पर्सनल या बिजनेस यूज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा 71C में वही इंपोर्ट ऑफ सर्विस बट विदाउट कंसिडरेशन, और ऑब्वियसली वो विदाउट कंसिडरेशन ओके आपको या तो रिलेटेड पर्सन या तो डिस्टिंक्ट पर्सन ही इंपोर्ट करने देगा, एंड इट हैज टू बी बेटा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तब जाके ही 71C ट्रिगर होगा। तो ये चीज प्लीज याद रखना बेटा, याद रखना, ओके। क्योंकि इसके अलावा कुछ भी अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा तो पक्की बात है माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा नॉट अ सप्लाई, ओके। दूसरा प्लीज याद रखना कंसिडरेशन के केस में एक है एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, एक है कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी। एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन फ्री गुड्स फ्री सर्विस, नॉट अ सप्लाई। और दूसरे केस में जहां पे आप कंसिडरेशन दे रहे हो पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो फिर उस केस में फिलेंथ्रोपिक नेचर है, नो जीएसटी नो सप्लाई। बट अगर क्या है एडवर्टीजमेंट पर्पस है, डेफिनेटली इट इज अ सप्लाई, लग जाएगा जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एक चीज प्लीज याद रखना, स्पेसिफिकली करेंसी के बारे में बात करूं तो कि आज अगर फॉर एग्जांपल $1,00,000 के सामने मैंने 7,700 का क्या एक्सचेंज लिया, जबकि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज और 700 रुपीज कमीशन है, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स ये जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये मनी है, मनी इज नीदर गुड्स और सर्विस। दूसरा यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो 700 रुपया है वो कमीशन, वो डिपेंड करेगा कि वो टैक्सेबल है या क्या है एग्जेम्प्ट है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सप्लायर रिसिपेंट कौन है। अगर सप्लायर रिसिपेंट है ऑथराइज फॉरेक्स डीलर या फिर क्या है दोस्तों बैंक्स, और वो अपनी ही बिरादरी में सर्विस दे रहा है, तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पर दोस्त अगर क्या है जनरल पब्लिक को ये सर्विस दी जा रही है, तो हो जाएगी टैक्सेबल 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 बेटा, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, आर यू गेटिंग इट? यस। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, डेरिवेटिव्स याद रखना, डेरिवेटिव्स हो फ्यूचर फॉरवर्ड हो, ये अगर आप डिलीवरी ऑफ गुड्स के साथ सेटल कर रहे हैं तो सप्लाई है, अगर आप नेट सेटलमेंट में कर रहे हैं यानी डिफरेंस पे करके ही क्या चीजों को रफा दफा कर रहे हैं
तो वो हो जाएगा बेटा सिक्योरिटीज अंडर सिक्रा एक्ट, और वो नहीं है नीदर गुड्स नॉर सर्विस। अच्छा, डीम सप्लाई के केस में, अच्छा डीम सप्लाई के केस में एक चीज प्लीज याद रखना, ओके सबसे पहला प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना सिर्फ गुड्स कवर होता है, सर्विस नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने फ्री की ट्रेनिंग, फ्री की सर्विस दी है, ओके लेट्स से प्रिंसिपल ने दी है एजेंट को, तो वो नॉट अ सप्लाई में आएगा, बिकॉज वो 7(1) में कवर ही नहीं होता है, और 7(1) में कवर हो नहीं सकता बिकॉज वो विदाउट कंसिडरेशन है, ओके इसीलिए आ जाएगा क्या, नॉट अ सप्लाई। सो रिमेंबर दैट वेरी वेल। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ओके मेंबर्स ऑफ फैमिली में याद रखना स्पाउस एंड चिल्ड्रन में डिपेंडेंसी का कोई कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर पे ही, ठीक है। और अगर ये मेंशन्ड है कि भैया वो डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है, तो ही वो रिलेटेड पर्सन हुआ, तो ही बात आगे बढ़ेगी डीम सप्लाई में, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स एक और चीज याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दोस्तों, उसमें 50,000 अप टू ओके पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, याद रखना उसके ऊपर एक भी रुपया हुआ तो पूरा डीम सप्लाई हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आता है दोस्तों, जहां पे एक होटल अकोमोडेशन, होटल एक लेट्स से ताज होटल है, वो अपने ही सीईओ को क्या होटल अकोमोडेशन सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी ताज लैंड एंड में करवा रहा है। अभी बिल कितना हुआ है, 25 लाख का। अब वो क्या कर रहा है, ओके उसको जो एम्प्लॉयमेंट के तहत वाउचर मिला है 5 लाख का वो, और दूसरा कैश 20 लाख, ओके इस तरह से वो पेमेंट कर रहा है 25 लाख का। तो याद रखना बेटा यहाँ पे क्लियर वैल्यू ऑफ सप्लाई 25 लाख आएगा। इसमें कोई भी एंगल क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत सेटल नहीं होगा, बिकॉज होटल, याद रखना होटल तो प्रॉपर सर्विस दे ही रहा है, फिर उसको सामने कैसे चुका रहा है डजेंट मैटर, मैं तो सर्विस दे रहा हूं, मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई जज करूंगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर के एंगल से, ठीक है डन, ओके क्योंकि याद रखना 7(2) में ओके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस नहीं दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा ले रहा है, जिसपे क्या है बोला जो भी अमाउंट होगा इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर जब होटल, जिस होटल में आप काम करते हो वो आपको सर्विस दे रहा है और आप क्या है उसको पैसा दे रहे हो, तो भैया वो केस तो क्या है 7(2) में कवर्ड है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कुछ कर रहा है और एम्प्लॉय वो पैसा चुका रहा है। सो कीप दैट डिफरेंस इन माइंड, ओके। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में, दैट आई रियली वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड टू 25(4), 25(5) आपको पता ही होगा दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन। यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस कि अगर मेरी एक ब्रांच रजिस्टर्ड है दूसरी अनरजिस्टर्ड और दोनों सेम स्टेट में है, तो भैया याद रखना वो डिस्टिंक्ट पर्सन ना ही 25(4) की डेफिनेशन में आएगा ना ही 25(5) में, एंड क्लियरली दोस्तों इसीलिए ये हो जाएगा नॉट अ सप्लाई, तो ना ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, ना ही वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा, ये याद रखना, अब बेटा याद रखना, आर यू गेटिंग इट, यस। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा एंगल यहाँ पे आता है कि आज लैंडलॉर्ड अगर क्या है टेनेंट 1 को दे रहा है अपना टेनेंसी राइट्स, तो याद रखना वो एग्जेम्प्ट होगा और वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेशन में है। पर अगर दोस्तों दूसरी बात हो रही है यानी कि क्या टेनेंसी राइट्स दिया जा रहा है बाय टेनेंट 1 टू टेनेंट 2, तो याद रखना वो हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि एग्जेम्पशन में ये कवर्ड है ये नहीं। सो कीप दैट इन माइंड, इस पे बहुत बड़ा क्या है सम भी पूछा गया मॉड्यूल में और एग्जाम में भी, सो कीप दैट इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टॉलरेट एंड अग्री एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, उसमें मैं बोलूंगा आप स्पेसिफिकली क्या है, ये एक एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से, ये अग्रीइंग टू डू एन ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट का केस है, ये दिमाग में बैठा लेना, ये भी सप्लाई है। और दूसरे केस आपको पता ही है नॉट ए सप्लाई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एलिमेंट यही कॉमन है क्या कि आपने कुछ नुकसान किया और उसकी भरपाई हो रही है, ठीक है यस। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ओके एक और एंगल कवर करना चाहता हूँ, वो है ये 7(2) में, दैट इज शेड्यूल 3 में, ओके कि फ्यूनरल ब्यूरल मोनेटरी और क्रिमेटोरियम है, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन नॉट अ सप्लाई है, पर वही अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट हो जाता है तो याद रखना वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ये बहुत जरूरी है कि आप किस कारण से बोल रहे हो कि जीएसटी नहीं लगेगा, वो नोट के मार्क्स आपको मिलेंगे, तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें प्लीज याद रखना। अच्छा इसका भी एक एंगल सुनिए, CGSG UTLA अगर क्या है कोई भी फंक्शन करता है जो 243G या 240W में लिखा है तो इट इज नॉट अ सप्लाई। और ये ओके फंक्शन करने के लिए वो जो इनपुट सर्विस लेता है, वो जो इनपुट सर्विस लेता है कॉन्ट्रैक्टर से, राइट, जिसमें वो ऑब्वियसली ओके कुछ गुड्स लेगा और कुछ सर्विस लेगा, ठीक है। तो अगर गुड्स का पोर्शन 25% से ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या दोस्तों एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग इट, यस ओके।
तो ये चीज क्या है, याद रखना, एग्जेम्पशन के साथ पढ़ना ये एंगल को, ठीक है। दूसरा एक और चीज क्या है बहुत जरूरी है यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं अपनी एक डिस्टिंक्ट ब्रांच से दूसरी डिस्टिंक्ट ब्रांच गुड्स लेकर जा रहा हूं, तो जो गुड्स है वो डीम सप्लाई है, वो स्टॉक ट्रांसफर है, राइट, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। बट वो जो ट्रक है उसका क्या, उसका भी तो क्या है, हलन चलन हो रहा है, उसका भी तो मूवमेंट हो रहा है। तो यस, इट इज शेयर इंटरस्टेट मूवमेंट और नॉट इंटरस्टेट सप्लाई, ये चीज प्लीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू टेक इनटू कंसिडरेशन इज यस, ओके, प्लीज इंश्योर करना कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड वाला कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, पर मिक्स सप्लाई में आर्टिफिशियली बंडल्ड एंड सिंगल प्राइस का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल प्राइस अवेलेबल नहीं है तो इंडिविजुअल सप्लाई के हिसाब से क्या चीजें जज होगी। ओके, ये लैपटॉप का बहुत ये एलईडी का, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ही क्या है क्रेजी सम है इसका, रेफ्रिजरेटर एलईडी और वो सब का। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, अच्छा, एक सर्कुलर आया था दोस्तों यहाँ पे रिपेयर्स का, जहाँ पे सर्विस भी दिए जा रहे हैं और स्पेयर पार्ट्स भी दिए जा रहे हैं। तो उसको पहले कंपोजिट सप्लाई भी आ जाता था, पर अमेंडमेंट के बाद बोला है इंडिविजुअल सप्लाई की तरह इसको जज करो और दोनों का इंडिविजुअल रेट गुड्स का और सर्विस का लगा दो, ठीक है, डन। ये अमेंडमेंट है दोस्तों, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड मेक श्योर इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा कंपोजिशन स्कीम की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ओके, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है और एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का दिया, और एग्रीगेट टर्नओवर अगर पिछले साल का दिया है तो आपको इंश्योर करना है कि आप ये डेफिनेशन को अच्छे से याद रखो, जो बहुत सिंपल है भाई, कि आउटवर्ड सप्लाई याद रखना है आपको, ठीक है। फिर वो सप्लाई कुछ भी हो, एग्जाम, टैक्सेबल, इंट्रा, इंटर, एफसीएम, आरसीएम, डजंट मैटर, वो सप्लाई होना चाहिए। तो शेड्यूल 3 नहीं आएगा। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, जहाँ पे एक रजिस्टर्ड दूसरी अनरजिस्टर्ड विद इन द सेम स्टेट, नहीं आएगा, ऐसे केसेस नहीं आएंगे जो सप्लाई ही नहीं है। ओके, तो ये चीज प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट। दूसरा दोस्तों प्लीज याद रखना क्या, कि भैया आज 10(1) के तहत मैन्युफैक्चरर, ट्रेड और रेस्टोरेंट वाले अलाउड है, तो वहां पे मैं कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, पर वो सेक्शन के तहत मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हूं। टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, ओके, एरेटेड वाटर्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स का पूरा लिस्ट है वो। हाँ, मैं ट्रेडिंग जरूर कर सकता हूँ, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है दोस्तों कि कॉम्पोजिशन स्कीम में 1% का जो रेट है वो सिर्फ आपके आउटपुट टैक्स पे है। आपका अगर इनपुट टैक्स लायबिलिटी आरसीएम के बेसिस पे, तो उस पर जो रेट होगा 5, 12, 18, 28, आपको उसी हिसाब से क्या है उसे पे करना पड़ेगा, और वो भी इन कैश, जिसका आपको बाय द वे आईटीसी भी नहीं मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड दैट नॉर्मल रेट 1% अपना जो है कॉम्पो रेट वो है आउटपुट टैक्स पे, और नॉर्मल रेट जो है आपका इनपुट टैक्स लायबिलिटी एज पर आरसीएम पे, ठीक है। इसमें माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना क्या, कि थ्रेशोल्ड लिमिट में यहाँ पे ओके 150 एंड 75 है, 75 फॉर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेम आसाम प्लस उत्तराखंड, ओके, और यहाँ पे 50 लाख सबके लिए है, ठीक है, डन। याद रखना कि कॉम्पोजिशन स्कीम एनआरटीपी और सीटीपी कभी नहीं ले सकते। अरे यार 90 दिन के लिए तो आ रहे हैं, उसमें भी आप 1% लेके छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी, अरे ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा। आर यू गेटिंग इट? यस, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की। तो यहाँ पे ओके ऑफन दोस्तों जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ओके, वो है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, जहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि एक्सिस ब्रांच अपनी ही कोई, एक्सिस बैंक अपनी ब्रांच को कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में बेटा वो 45 डेज वाला एंगल नहीं आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वहां पे ये आ जाएगा आपका क्या, time limit, and that is date when supplier records supply of service or expiry of the quarter in which such service was supplied, whichever is earlier, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। दूसरा प्लीज याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में लेस देन 200 बोला है, यानी कि 199 पे चीजें रुक जानी चाहिए। एक एमसीक्यू आया था जहां पे उन्होंने बोला था कि भैया अगर रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, उस वो रिक्वेस्ट ओके नहीं कर रहा है कि आप उसको क्या कोई भी डॉक्यूमेंट दो, ठीक है, कोई भी इनवॉइस दो, ठीक है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 ऑप्शन दिया था, 200, 150 एंड 250। तो सब लोगों ने क्या 200 लिखा है, भाई 200 नहीं आएगा, आंसर एक्चुअली 150 आएगा, बिकॉज यहाँ पे लिमिट लेस देन 200 बोली, और लेस देन 200 में 3 ऑप्शन में से एक ही था, दैट इज 150। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। अच्छा, याद रखना बेटा रिटर्न्स के केस में वो लिमिट जो है ओके वो बदला गया है,
ओके वो 2.5 लाख था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1 लाख हो गया है। पर यहाँ पे दोस्तों ये लिमिट जो था कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस का, ओके वो वही है जो पहले था, ठीक है डन। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना क्या कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्फ इनवॉइस के कॉन्सेप्ट में, ओके और दूसरा क्या है पेमेंट वाउचर में, ओके तो वो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सेल्फ इनवॉइस आप तब इशू कर रहे हो जब आपको आईटीसी चाहिए, व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड। बट अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसिपेंट भी रजिस्टर्ड है और टैक्स पे और एज पर आरसीएम, तो उस केस में प्लीज याद रखना क्या कि भैया रिसिपेंट को रिवर्स टैक्स सॉरी सेल्फ इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और जब जरूरत है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पेमेंट वाउचर के केस में सप्लायर का कोई क्या है बेटा रोल ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, पर रिसिपेंट रजिस्टर्ड ही होगा। आर यू गेटिंग इट? यस। एंड डेफिनेटली दोस्तों क्या है वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा। आर यू गेटिंग इट? यस ओके डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, ओके तो ये चीज़ क्या है आपको डेफिनेटली ध्यान देने जैसी है, राइट कि भाई आज ई इनवॉइस के केस में माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहला क्या है, रिसिपेंट को अगर ई इनवॉइस मिला है बिना आईआरएन का तो वो वैलिड ई इनवॉइस नहीं है, आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा एंगल बी टू बी बिजनेस में ई इनवॉइस जनरेट होता है, रिसिपेंट अगर आपका है एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है सोली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, डजंट मैटर रजिस्टर्ड है ना बस, तो बी टू बी के लिए इनफ होगा क्योंकि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकता है, तो भैया उस केस में भी ई इनवॉइस जनरेट होगा। ओके याद रखना ई इनवॉइस में एग्जेम्पशन एसईजेड यूनिट को है ना कि एसईजेड डेवलपर को। एसईजेड डेवलपर को तो इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। अगर बात करता हूँ डायनेमिक क्यूआर कोड की तो वहां पे याद रखना B2C सप्लाई है और रिसिपेंट अगर यूआई निकला तो वो B2C सप्लाई ही होगा। अच्छा याद रखना कभी भी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर क्या है एलओएस और पीओएस है आउटसाइड इंडिया, सॉरी एलओएस एंड पीओएस है ओके इन इंडिया पर रिसिपेंट है आउटसाइड इंडिया, तो भले ही ये एक्सपोर्ट्स का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता बट फिर भी यहाँ पे डायनामिक क्यूआर कोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया रिसिपेंट आपका बैठा है आउटसाइड इंडिया, वहां पे यूपीआई तो काम ही नहीं करता। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके यस। टाइम ऑफ सप्लाई के केस में दोस्तों यही बोलूंगा कि एक्शनेबल केस जो है स्पेसिफाइड एक्शनेबल केस वो काफी लोगों को नहीं पता कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई सीधा डायरेक्ट डेट ऑफ पेमेंट बोल दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है क्या है डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है डन। 12/4 आपको पता है दोस्तों कि अब एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज प्रीपेड वाउचर को मनी का रूप धारण किया और मनी नीदर गुड्स एंड नॉर सर्विस, ठीक है यस। 13 में माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पेसिफिकली क्या कमेंट करना चाहूंगा ओके विद रिस्पेक्ट टू 13(3) जहाँ पे रिसिपेंट की बेसिकली हिसाब से क्या है अगर वो सर्विस ले रहा है तो टैक्स पे होगा एज पर आरसीएम। तो यहाँ पे प्लीज याद रखना नया अमेंडमेंट आया है, पहले सिर्फ ये दोनों इवेंट्स थे पर अब ये जुड़ गया है और इसने बोला है क्या कि अगर रिसिपेंट ठीक है सेल्फ इनवॉइस इशू कर रहा है तो उसी की डेट ले लो एज द ओके इवेंट्स, पर अगर रिसिपेंट ने इनवॉइस ना इशू करके सप्लायर को बोला है करने को तो फिर उस केस में 61st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, ठीक है डन। ओके प्लीज एक चीज क्या है इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, काफी लोग क्या है सर्विस देखकर और फिर सप्लायर आउटसाइड इंडिया और रिसिपेंट इन इंडिया को देखकर एक्साइट हो जाते हैं और ये प्रोविजो लगा देते हैं। नहीं भाई, प्रोविजो तभी लगाना जब उनके बीच में एक संबंध हो, किसका? एसोसिएटेड एंटरप्राइज का, होल्डिंग सब्सिडरी का अगर है तो भैया उस केस में प्रोविजो लग जाएगा वरना नहीं लगेगा। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। दूसरा ओके प्रोविजो टू 14 में याद रखना अगर क्या है बेटा आपका डेट ऑफ पेमेंट के केस में चेंज ऑफ रेट के 4 दिन बाद क्या क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट तो भैया उस केस में क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट आ जाएगा डेट ऑफ पेमेंट, पर उसके पहले हुआ है 4 दिन के अंदर हुआ है तो डेट ऑफ पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आ जाएगा एज द डेट ऑफ पेमेंट। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट इज ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2-3 ट्रिकी पॉइंट्स है। सबसे पहला 15(2)(e) सब्सिडी वाला जो पॉइंट है उसमें याद रखना अगर बोला है सब्सिडी इज लिंक टू एनीथिंग अदर देन द प्राइस, फिर वो एनर्जी यूनिट्स हो यू नो कुछ भी हो पर प्राइस से लिंक नहीं है ना तो भैया उसका कोई भी इफेक्ट आप नहीं देंगे, ना ऐड ना लेस, इग्नोर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं 15(3) की, ठीक है तो उसमें ए आता है और बी आता है, पर बी में दोस्तों ये जो है ओके
ये वाला कंडीशन लिंक टू इनवॉइस, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है। इस पे बाकायदा क्या है कि एडजस्टमेंट भी दिया है, ओके, और वो यहाँ पे है कि आज अगर कोहली लिमिटेड जो है दोस्तों वो प्रोवाइड करता है एडिशनल डिस्काउंट एट 1% based at additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of the financial year without any change in individual transactions. तो भैया अब माइनस नहीं करेंगे, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। दूसरा प्लीज़ याद रखना, अगर क्या है हायर परचेज ट्रांजैक्शन है और उसमें EMI लेट आता है और इंटरेस्ट लेट भी लगता है, 15 टू डी का पार्ट बनेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई GST लग जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते स्पेसिफिकली जहाँ पे लोन दिया है और उसके अगेंस्ट में EMI और उस EMI को क्या है लेट भरा गया है और उस पर इंटरेस्ट लगा है, तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्या है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 32.5। यस, ओके, इसमें नया एंगल ये आया है दोस्तों कि नॉर्मल आपको पता है अगर ITC नहीं लेता सेकेंड हैंड पर्सन, सेकेंड हैंड डीलर, तो वो क्या है सेलिंग माइनस परचेज प्राइस। पर बंदे ने अगर डेप्रीसिएशन लिया है तो सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ही रहेगा, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस ही रहेगा नॉर्मल जो है वो। ठीक है, यस, ओके, यहाँ पे कंसिडरेशन वही सेलिंग प्राइस, बट जो यहाँ पे परचेज प्राइस आप लिख देते हो ना, परचेज प्राइस, ठीक है, वो परचेज प्राइस यहाँ पे ना आकर, सिंस डेप्रीसिएशन लिया है तो हम लोग यहाँ पे WDV ले लेंगे, यानी कि डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी डेप्रीसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आता है, राइट, वो क्या है कंपेयर करेंगे SP के साथ। ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस आया उस पर लगा दो GST, नहीं है ज्यादा तो डेफिनेटली क्या है कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, नहीं लगेगा GST। ठीक है, डन। रजिस्ट्रेशन में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट कॉम्पो वाले एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एंगल आ जाता है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला गया है। तो अगर वो इंटरस्टेट है, ओके, एग्जेम सप्लाई, क्या इंटरस्टेट है एग्जेम सप्लाई ऑफ गुड्स, तो भैया वो 24 में कंपलसरी रजिस्टर नहीं होगा। अगर किसी बंदे ने एक्सपोर्ट किया है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है और उसके तहत सेक्शन 24 में कवर हो जाएगा। अच्छा, एजेंट अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है तो वो गुड्स भी होने चाहिए टैक्सेबल, ओके, और वो प्रिंसिपल भी होना चाहिए टैक्सेबल। यहाँ पे बेसिकली वही एजेंट आएगा जो ओन इनवॉइस में क्या है, ओके, क्लियरली इनवॉइस इशू करता है, ही हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल, वैसा टाइप का यहाँ पे एजेंट आएगा, ओके। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स याद रखना ऑयडार सर्विसेज और अपना ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस, ठीक है। तो ऑयडार सर्विस के केस में सप्लायर आउटसाइड इंडिया एंड रिसीपेंट जो है वो क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया है, ठीक है, तब जाके ऑयडार में सप्लायर विल पे द टैक्स। बट अगर वही चीज़ दोस्तों आती है ऑनलाइन मनी गेमिंग में जो फ्रैंकली अभी बैंड है, तो उसमें रिसीपेंट का स्टेटस नहीं देखा जाएगा कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड, हमेशा सप्लायर ही रजिस्टर करेगा, ठीक है, डन। दूसरा हाँ, NRTP और MTP के केस में प्लीज याद रखना कॉम्पोजिशन स्कीम कभी भी नहीं ले पाएगा, ओके, एंड एक्सटेंशन उसको एक ही बार मिलेगा, 90 डेज है और फिर वापस क्या है 90 डेज, उसके आगे जाना है तो भैया नॉर्मल स्कीम के तहत रजिस्टर ही हो जाओ वो स्टेट के अंदर, ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक और एंगल क्या आता है मैं बता देता हूं, ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखना अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो रहा है ग्रांट ऑफ RC के बाद, ओके, RC ग्रांट हो गया उसके बाद क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो फिर जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ से वो जो सबमिट करने का टाइम लिमिट है वो है विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। बट वेरिफिकेशन के पहले ये हो रहा है तो बोला है ओके एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द टाइम लिमिट, जो वो 30 डेज का टाइम लिमिट है ना कि 30 दिन के अंदर, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या है दे देना है उसको RC दे देना है, तो 30 डेज के 5 दिन पहले, राइट, यस, सबमिट कर देना, सो दैट प्रॉपर ऑफिसर के पास एटलीस्ट इनफ टाइम रहे उसे देखने का और फिर ये बतलाने का कि भैया रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन या एक्सेप्ट, ठीक है, डन। दूसरा क्या एंगल था,
ये सही है, ये सही है, ये सही है। हाँ, ये प्लीज याद रखना, रूल 10A में ओके एक्सेप्शन है 2 ही जन। बैंक डिटेल्स आप क्लियरली क्या है आरसी के बाद फाइल कर सकते हो, बट उसका एक्सेप्शन 2 ही जन है, टीडीएस डिडक्टर टीसीएस। उनको तो भैया एट द टाइम ऑफ आरसी ही क्या है बैंक डिटेल्स देना पड़े। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके एंड या दैट्स इट। पेमेंट ऑफ टैक्स में मैं स्पेसिफिकली कमेंट करना चाहूंगा 2 ही चीज के बारे में, एक अपना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में 3 चीजें, नेट, ग्रॉस। ओके, नेट ग्रॉस तो नेट तभी करेंगे जब रिटर्न, जब टैक्स आपने लेट फाइल किया और रिटर्न भी आपने लेट फाइल किया है उसके कारण। सो डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ड्यू टू डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो नेट बेसिस यानी आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ग्रॉस बेसिस ऑब्वियसली अगर क्या है ओके आपने रिटर्न तो टाइम पे फाइल किया है बट आपने टैक्स सही से पे नहीं किया, ठीक है, तो शो कॉज नोटिस आया है या आपने आप भूल गए थे आपने सामने से पे किया, तो वो क्रॉस बेसिस पे ही आप पे करेंगे, इसमें आईटीसी आप माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। यस, बट याद रखना ये दोनों के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है कि ई कैश लेजर में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर वो नेट हो या ग्रॉस हो डजेंट मैटर। अगर ई कैश लेजर में ऑलरेडी पैसा जमा है तो भैया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज वो पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मैं दे चुका। यू गेटिंग इट? यस। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स। ओके डन। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करता हूँ रॉन्गली विल्ड आईटीसी की, तो इसका एक बहुत बढ़िया सा सम उन्होंने दिया है नवंबर 23 के अटेम्प्ट में, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चलेगा ये सम पूछा कैसे जाता है। ओके अच्छा, इसमें ई कैश लेजर में एक चीज याद रखना क्या, कि आप कभी भी क्या है ई कैश लेजर का बैलेंस ना ही ओके एसजीएसटी में डाल सकते हो ना ही एसडीएसटी से डाल सकते हो, तो नाइदर फ्रॉम नाइदर टू, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। इस पे एक बहुत बढ़िया सा क्या है दोस्तों, आपका आरटीपी था उसमें सम आया था, जो मेरा एक क्या है सीरीज है उस पर भी मैंने डाला है, दैट इज आपका सुपर 30 एमसीक्यू सीरीज, उसमें मैंने डिस्कस किया है। दूसरा ही क्या है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एमसीक्यू है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में माय डियर फ्रेंड्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली 3-4 पॉइंट, प्लीज याद रखना। ओके सबसे पहले याद रखना कि भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ओके, कि भाई आप ये याद रखें कि भाई स्पेशली सेक्शन 12 रेड विद सेक्शन 13 में ओके मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी सर्विसेज कॉमन है, जैसे कि ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या लाइन वाइज जाते ट्राई करते हैं लाइन वाइज जाने का एटलीस्ट, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी अपना सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। यस, तो यहाँ पे है क्या 12(3) और वहाँ पे है क्या 13(4), ठीक है। तो 12(3) में सिंपल सी बात है, इतना ही बोला है क्या कि भाई जहाँ इमोल प्रॉपर्टी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अगर इमोल प्रॉपर्टी बाहर है तो रिसिपेंट का लोकेशन आ जाएगा, पर ये कब होगा 12 में, जब सप्लाई और रिसिपेंट दोनों है इन इंडिया। बट मेरे बंधु अगर सप्लायर या रिसिपेंट दोनों में से एक है कहाँ पे आउटसाइड इंडिया ओके, और इमोल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो फिर वो इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, इमोल प्रॉपर्टी याद रखना, प्लेस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ही आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा है क्या सर्विस इन रिलेशन टू व्हाट, ओके क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। यस, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करें अगर हम लोग, तो सिंपल सी बात है क्या ओके वो आ जाएगा 12(8) में और यहाँ पे अभी 13(2) में, ठीक है। 12(8) में वही है रिसीवेंट रजिस्टर्ड हुआ तो वही, रिसीवेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भैया हैंड ओवर जहाँ किया हो, और 13(2) में रिसीवेंट लोकेशन ऑफ रिसीवेंट नहीं मिल रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो यहाँ पे दोस्तों 12(9) है और वहाँ पे 13 कौन सा है रे 13, 6, 7, 8, 9, आई थिंक इट्स 9, मोस्टली इट्स 9 राइट, लेट मी जस्ट चेक क्विकली। सर बूढ़े हो गए हो आप,
सर बूढ़े 1310 माय बैड, सॉरी 39 ओमिट हो गया, यस माय बैड 1310, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो उसी का लोकेशन नहीं है, तो एम्बार्केशन पॉइंट, और यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट ही है। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। एंड हाँ, इवेंट मैनेजमेंट एंड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इवेंट मैनेजमेंट ओके एंड एडमिशन टू इवेंट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होगा, ये दोनों अलग अलग होगा। 12 में इसका रिसीपेंट रजिस्टर्ड निकला तो लोकेशन ऑफ रिसीपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो इवेंट का लोकेशन। और एडमिशन टू इवेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? वेरी सिंपल, ओके, जहाँ पे क्या है इवेंट हेल्ड है वहाँ पे, ओके। और दोस्तों 13 के केस में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ 13.3 नहीं, 13.4 नहीं, 13.5 के केस में ये चीज़ प्लीज़ याद रखना कि भैया जहाँ इवेंट हेल्ड है वही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये प्लीज़ क्या है, एम्बिग्विटीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये कन्फ्यूजन्स को हैंडल करना। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। दूसरा मैं क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली ये 3 सर्विस के बारे में बोलना चाहता हूँ। होटल अकोमोडेशन हो या फिर क्या है वो इंस्टॉलेशन वाला केस हो 10(1)D, या फिर 10(1)C नो मूवमेंट वाला केस हो। यहाँ पे सब में CGST और SGST आएगा, और रिसीपेंट एक्चुअली जो होगा वो भलते ही कोई स्टेट का होगा। तो CGST और गुजरात SGST आ रहा है, रिसीपेंट महाराष्ट्र में, इसलिए नहीं मिलेगा ATC। तो याद रखना 10(1)E हो, 10(1)C हो या 12(3) हो, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली वो लोग टारगेट करते हैं 14 मार्क के क्वेश्चन में, और उसमें इनवर्ड सप्लाई में वो लोग टारगेट करते हैं, तो उसका ATC मत लेना, बिकॉज रिसीपेंट उस स्टेट में है ही नहीं जिसका GST लग रहा है। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? हाँ, बैंकिंग सर्विस याद रखना 12 में दोस्तों, ओके, अगर रिसीपेंट का लोकेशन पता है तो रिसीपेंट, सप्लायर को रिसीपेंट का लोकेशन नहीं पता है तो सप्लायर, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नॉन अकाउंट होल्डर के नाम से क्या है जाना जाता है क्वेश्चन। एंड यहाँ पे दोस्तों अकाउंट होल्डर के रिलेशन में ही सर्विस दी जाती है 13(8) में, और सप्लायर का ही लोकेशन आ जाएगा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है, डन। अच्छा, बस याद रखना, ओके, सेक्शन 14 में माय डियर फ्रेंड्स तभी ट्रिगर होगा जब सप्लायर होगा आउटसाइड इंडिया, रिसीपेंट होगा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसीपेंट इन इंडिया, तो सप्लायर पे चार्ज होगा। और रिसीपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन निकला तो भैया RCM 53 ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो ये अमेंडमेंट वगैरह ठीक है। ईवे बिल में, यस, ईवे बिल में मैं 2-3 चीज़ों को टारगेट करना चाहूँगा, वैलिडिटी प्लीज करके जाना। इसमें प्लीज याद रखना अगर कंसाइनर टू ट्रांसपोर्ट एज प्लेस ऑफ बिजनेस है तो विद इन द स्टेट 50 किलोमीटर्स ये है डिस्टेंस, तो पार्ट बी जरूरत नहीं है, ठीक है, फर्निश करना। और ट्रांसपोर्टर प्लेस ऑफ बिजनेस टू कंसाइनी, तो उसमें क्या है पार्ट बी अगेन जरूरी नहीं है, ओके, अपडेट करना। तो ये एक एंगल याद रखना। दूसरा एंगल याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू दिस नो ई वे बिल में, ओके, ये वेमेंट ब्रिज का जहाँ पे 20 किलोमीटर का टाइम लिमिट दिया है, ठीक है, तो आज वहाँ पे अगर 20 किलोमीटर दूर है आपका वेमेंट ब्रिज तो भैया इट इज ई वे बिल करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ 25 है तो कर देना। सो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ओके, यस। और याद रखना ई वे बिल में, ओके, सिर्फ एग्जाम सप्लाई है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैक्सेबल है तो आप देख लो थ्रेशोल्ड लिमिट इंटरस्टेट का 50,000 से एक्सीड हो रहा है कि नहीं। टैक्सेबल एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट मत लेना, सिर्फ टैक्सेबल प्लस GST अमाउंट ही लेना। GST अमाउंट हम लोग इंक्लूड तभी करेंगे जब ईवे बिल का थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करेंगे, और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, ठीक है, डन। TDS में, ओके, TDS में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 2-4 एंगल ही आते हैं फ्रैंकली, ओके। पहला वो लोग कोशिश करेंगे क्या, 2.5 लाख इंक्लूसिव ऑफ GST अमाउंट डालेंगे, जो आप एक्सक्लूसिव करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जनरली क्या है 2.5 लाख के नीचे आ जाएगा, एंड फिर वहाँ पे TDS नहीं कटेगा, तो ऐसा वो लोग जनरली के एडजस्टमेंट देते हैं। दूसरा इंश्योर करना भैया, ओके, आप चेक करो कि रिसीपेंट क्या है ये स्पेसिफाइड रिसीपेंट्स की लिस्ट में से हो तो ही TDS कटेगा, वो भी क्या है वो लोग कई बार टेस्ट कर लेते हैं। एंड तीसरा मोस्टली क्या एडजस्टमेंट इसी का होता है, ये LOS एंड क्लियरली क्या है
POS is in one state and LOR is in different state, तो no TDS, ठीक है। एंड दूसरा ये एक हो जाता है जहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन है या फिर क्या है आपका, PSU की केस की बात कर रहा हूँ, PSU की केस में डिस्टिंक्ट पर्सन है या अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन हो, TDS नहीं कटेगा। और दूसरा स्पेसिफाइड पर्सन ही अपनी बिरादरी में ओके दे रहा है गुड्स और सर्विस तो भी नहीं लगेगा। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। दूसरा TDS में क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, एग्जाम सप्लाई होता है कई बार दोस्तों, क्या है एग्जाम सप्लाई पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई है तो भैया उस पर TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाई का। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। TCS, I think we've already discussed this important conclusion, so keep that in mind. And हाँ, एक चीज़ याद रखना क्या कि TCS में रेक्टिफिकेशन का एंगल कवर किया है और ये ड्यू डेट वही है जो सबके लिए है रेक्टिफिकेशन का। ओके यस, TCS में मेरे हिसाब से क्या है, जो ये डबल ECO जाते हैं ना, वो क्या है रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो देख लेना। ओके तो उसमें प्लीज इंश्योर करना कि जो सेलर ECO है वो खुद सेलर है कि नहीं। अगर वो खुद सेलर नहीं है तो सेलर ECO ही काटेगा TCS, पर सेलर ECO ही सेलर है तो भैया उस केस में बायर ECO काटेगा। ओके यस। रिटर्न्स के केस में प्लीज याद रखना ओके जो पहले वो ओके लार्ज और स्मॉल इनवॉइस हुआ करता था इंटरस्टेट सप्लाई B2C में, इंडिविजुअल यानी इनवॉइस वाइज एंड कंसोलिडेटेड वाइज, तो वो पहले लिमिट 2.5 था, अब वो 1 हो चुका है, ठीक है। ओके एग्जेम्पशंस की दोस्तों बात करें, यहाँ पे काफी ट्रिकी पॉइंट्स है, लेट मी टेक यू थ्रू दिस। ओके फ्रेंड्स, एग्जेम्पशंस की दोस्तों अगर बात करें तो ये चीज प्लीज याद रखना ओके कि भाई अगर हेल्थ केयर सर्विस की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें अगर पैथोलॉजिकल लैब से तो वो वर्ड जो है डायग्नोसिस उसके तहत क्या है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके अगर बात हो रही है पेलिएटिव केयर की तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिकॉज केयर वर्ड यूज किया है, ठीक है। दूसरा ऑब्वियसली एडमिटेड पेशेंट्स है दोस्तों, उसमें कंपोजिट सप्लाई के तहत ही वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। दूसरा एजुकेशन सर्विस में माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा एजुकेशन के पहले RBI सर्विस जो है उसमें याद रखना RBI में टू हो फ्रॉम हो RBI डजेंट मैटर, सब टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेशन सर्विस में वो दोस्तों थोड़ी चीजें क्या है बहुत जरूरी है समझने जैसी है। ओके सबसे पहले क्या है मैं बात करना चाहूंगा कि भाई एजुकेशन सर्विस में ये याद प्लीज रखना ओके कि आंगनवाड़ी प्री स्कूल की डेफिनेशन के अंदर ही आता है इसीलिए हो जाता है एग्जेम्प्ट। दूसरा सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के केस में ओके अगर बात हो रही है सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग की तो वो इनसाइड कैंपस ही एग्जेम्प्ट होगा, आउटसाइड कैंपस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है डन। नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आ जाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्टिंग एग्जाम्स, सर्विस इज एग्जेम्प्ट, सर्विस नॉट गुड्स, इसलिए अगर पेपर प्रोक्योर करता है कोई तो भैया वो हो जाएगा टैक्सेबल। ओके वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। ओके एंड हाँ एक और चीज़ याद रखना क्या कि भाई अगर आप एक सेंट्रल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स हो और आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो इंक्लूजन है डेफिनेशन का वो ओनली टू दैट एक्सटेंड मिल रहा है जब आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है, और उसके रिलेशन में आप कोई भी इनपुट सर्विस ले रहे हो वो भी हो जाएगी क्या एग्जेम्प्ट, ठीक है यस। एग्रीकल्चर में प्लीज याद रखना स्पेसिफिकली फ्यूमिगेशन अगर है दोस्तों खेत के अंदर तो एग्जेम्प्ट, ठीक है, खेत के बाहर तो हो जाएगा क्या टैक्सेबल। ओके दूसरा याद रखना अगर आप ये सब जो भी प्रोसेस है वो करते वक्त असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ही गवा बैठते हो, यानी कि पैडी से बना दिया राइस, शुगर केन से जैगरी, कॉफी बीन से कॉफी पाउडर तो टैक्सेबल। और ये सब अगर आप कर रहे हो प्राइमरी मार्केट में तो ही एग्जेम्प्ट है, अगर आप सेकेंडरी मार्केट के लिए कर रहे हो यानी कोई रिटेल मार्केट के लिए कर तो हो जाएगा टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। राइस याद रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो सब सर्विस उसके रिलेशन में टैक्सेबल है एक्सेप्ट लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकिंग वेयरहाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज वेयरहाउसिंग पैकेजिंग, आर यू गेटिंग इट? यस
ओके, तो ये चीज प्लीज याद रखना। नेक्स्ट एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको सर्विस दिया है इन रिलेशन टू बैंक, ओके, तो याद रखना यहाँ पे अगर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में अगर आंसर क्वेश्चन अगर आता है कि भाई लोन अमाउंट गिवन टू लेंडर बोरोवर्स 100 lakhs और इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज 10 lakhs, तो 100 lakhs पे कमेंट करना क्या कि सिंस इट इज मनी नीदर गुड्स नॉर सर्विस हेंस नो जीएसटी। बट वो 10 लाख जो इंटरेस्ट है वो सर्विस है और वो एग्जेम्प्ट है अंडर एंट्री 27, इसीलिए उस पर लग जाएगा एग्जेम्पशन एंड नो जीएसटी। सो कीप दैट इन माइंड। क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करता है क्या इंटरेस्ट, लग जाएगा जीएसटी। ओके, दूसरा एक प्लीज एंगल याद रखना कि पेट्रोल वाले केस में मोटर व्हीकल का ओके पैसेंजर कैपेसिटी सेम है बट रिसिपेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट है, ईओवी में वही रिसिपेंट हो जाता है लोकल अथॉरिटी। ये भी एक चीज याद रखना, अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्टर है और वो खुद अगर एग्जाम सर्विस दे रहा है तो उसका इनपुट सर्विस जो भाड़े पे ले रहा है मोटर व्हीकल वो भी हो जाएगा एग्जेप्ट। पर यही अगर टैक्सेबल है, लेट्स से ये सर्विस वो आईसीआई को दे रहा है, ओके, तो फिर उसका इनपुट सर्विस भी हो जाएगा टैक्सेबल, जिसका उसको मिल भी जाएगा क्या, आईटीसी। ओके, यस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज याद रखना है रीसेंट अमेंडमेंट, पेमेंट गेटवे इज इक्वल्स टू अक्वायरिंग बैंक एंड हेंस वो 2000 वाला जो लिमिट सेटलमेंट अमाउंट का लिमिट है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा एग्जेम्पशन। पर पेमेंट गेटवे में ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो वो याद रखना। ओके, सीधा हो जाएगा उसका सर्विस टैक्सेबल। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ रोड की, तो भैया ऑल केसेस अदर देन जीटी एंड कोरियर, तो ये अदर केसेस में जनरली कौन आएगा, जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, या जो इंडिविजुअल टेम्पो वाला है, या जो हमाली का काम करता है, या बुलक कार्ट से ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो एग्जेम्पशन में आ जाएगा। ओके, एयर बहुत महंगा तरीका है ट्रांसपोर्ट करवाने का, तो इसीलिए इंपोर्ट पे जो भी फ्रेट दे रहे हो वो एग्जेम्प्ट है। पर यू कैन नॉट कॉमेंट द सेम फॉर वाटरवेज। वाटरवेज इज एवरीथिंग टैक्सेबल एक्सेप्ट इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, डन। प्लीज याद रखना दोस्तों, ये जो स्पेसिफाइड गुड्स है जो रेल वेसल और जीटीए के थ्रू एग्जेम्प्ट है, उसमें एयर कवर्ड नहीं है, तो एयर डेफिनेटली हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। दूसरा, रोड के केस में दोस्तों याद रखना जो जो एग्जेम्पशंस दिए हैं, राइट, जैसे कि ऑटो रिक्शा, जैसे कि मीटर टैक्सी, वो सब ईसीओ के थ्रू हो रहा है तो टैक्सेबल होगा और टैक्स भी ईसीओ ही पे करेगा। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। नेक्स्ट इज रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट में याद रखना, एजुकेशन सर्विस दे रहे हो आप, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो बूढ़ा लोगों का जो रूरल एरिया में रहते हैं, पर एज होना चाहिए मोर देन 65, तो मोर देन 65 याद मत रखना, बिकॉज मोर देन 65 याद रखने में आप 65 ही याद रखते हो, अब 66 एंड अबव याद रखना, तब एग्जाम्पशन है। ठीक है, पर सेम आगे गवर्नमेंट में जब वो सर्विस आता है तो वहां पे वो लिमिट 60 एंड अबव हो जाता है। सो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। ओके, डन। याद रखना, ये लीगल सर्विस में सिर्फ एडवोकेट यानी कि जूनियर एडवोकेट एंड पार्टनरशिप ऑफ फर्म ऑफ एडवोकेट के केस में ही दोस्तों क्या है, एक ऐसा केस है जहाँ पे अगर वो खुद एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, यानी जूनियर एडवोकेट कोई भी एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट कोई भी एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, अपनी बिरादरी को सर्विस दे रहा है, तो हो जाएगा क्या, एक्सेप्ट। ओके, गवर्नमेंट सर्विस में मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा क्या कि भैया ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जब क्या है पोस्ट कार्ड वगैरह देता है, ऑनवलप दे रहा है विच इज़ वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, यानी कि दैट इज 9 ग्राम्स एंड बिलो, तो एग्जेम्प्ट है। तो अगर ये 10 ग्राम्स हुआ तो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। ठीक है, डन। दूसरा इसमें एक और एंगल आ जाता है, कौन सा, यस, रीसेंट अमेंडमेंट का ये वाला चेक कर लो। फैसिलिटी मैनेजमेंट अगर क्या है एमसीडी को दे रहे हो तो भैया उसको 243 में नहीं डाला गया है, उस पर लग जाएगा जीएसटी। अच्छा, गवर्नमेंट अथॉरिटी में याद रखना जो पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का वो 90% एंड मोर होता है, तो वो चेक कर लेना, अगर वो है तो ही वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो ही वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, अगर आप उनको ऐसी सर्विसेज देते हो तो। ठीक है, अच्छा, इसमें प्लीज 75% एंड मोर देखना, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो इन केस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, उससे अगर कम है तो हो जाएगा टैक्सेबल। ईआरसीसी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, तो उसमें याद रखना ईआरसीसी को उतना एग्जेम्पशन मिलेगा जितना एमएलएल पे कर रहा है।
उतना इसको एग्जेम्पशन। ओके, तो आज अगर 500 करोड़ क्या है इस पे दे रहा है तो 50 करोड़ है, और ये इसने पेमेंट किया 200 करोड़ का, तो इसका 50 करोड़ पे नहीं देना, और खुद का लायबिलिटी 20 करोड़ है तो नहीं लगेगा जीएसटी। पर यहाँ पे इसने ही पे किया है सिर्फ 10 करोड़, और इसको पे करना है 200 करोड़ पे 10%, 20 करोड़, तो भैया 10 करोड़ का क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उसे रिमेनिंग 10 करोड़ ही पे करना पड़ेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एफडीएम एग्जेम्प्टेड टू एफडीएम टैक्सेबल है। ऑर्गेनाइज करते हो कोई एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया तो एग्जेम्प्ट है, इन इंडिया तो टैक्सेबल। अच्छा, याद रखना, अगर लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस है और वर्ड मैक्सिमम के बदले मिनिमम यूज कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, अगर बात हो रही है क्या प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट, फॉर ओरिजिनल वर्क्स, रिपेयर वर्क्स नहीं, ओरिजिनल वर्क्स, तो एग्जेम्प्ट होगा। फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, तो अगर उन्होंने कॉम्प्लेक्स बोल दिया टैक्सेबल, उन्होंने कमर्शियल बोल दिया टैक्सेबल। ठीक है, हाँ, और इसमें याद रखना, प्लेयर, कोच, टीम मैनेजर, रेफरी, अंपायर में रिसिपेंट तो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होना ही चाहिए, राइट, पर साथ साथ में ओके जो इवेंट है वो भी कौन ऑर्गेनाइज करेगा, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, यस, वो भी कौन ऑर्गेनाइज करेगा, रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ही ऑर्गेनाइज करेगा। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, yeah, done, I think it's done. Okay, yeah, that's it. Okay, अब आते हैं आईटीसी पे। ओके, दोस्तों आईटीसी में स्पेसिफिकली अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस पे ही गुड बिक गया है, यानी कि सप्लायर के क्या फैक्ट्री गेट पे ही माल बिक गया है, तो रिसिपेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा आईटीसी के लिए, टिल द टाइम ही रिसीव्स गुड्स, तभी टाइटल ट्रांसफर हुआ है तभी वो ले सकता है आईटीसी। ठीक है, तो कीप दैट इनटू अकाउंट वेरी वेल। सेक्शन 16(6) इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पे दोस्तों। सितंबर का जो आरटीपी था उस पे आकाश ट्रेडर्स करके एक समय वो करके जाना, वो 100% एग्जाम में आएगा। ओके, एंड कीप नोट ऑफ दैट। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर 17(5) की स्पेसिफिकली बात करें तो मोटर व्हीकल में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक, क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है, तो इस पे हमेशा बोला जाता है 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स अगर है, वेर इंजन कैपेसिटी इज अप टू 25 सीसी, तो वो मोटर व्हीकल ही नहीं है, तो 17(5) में नहीं आएगा, आईटीसी मिल जाएगा। पर अगर इससे सीसी ज़्यादा हो जाता है तो वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आएगा, और फिर वो आईटीसी के 17(5) के उसमें फंस जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। इसमें सिर्फ पैसेंजर अलाउड है, गुड्स नहीं। इसमें सिर्फ पैसेंजर को क्या है कवर किया है, गुड्स को नहीं, तो गुड्स का जो व्हीकल होता है उस पर मिल जाएगा आईटीसी। दूसरा, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें याद रखना, पीएनएल में डेबिट करते हो आईटीसी मिल जाएगा, कैपिटलाइज करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, दूसरा एंगल मैं स्पेसिफिकली कवर करना चाहता था कौन सा, ये सब तो ठीक है, इजी है। हाँ, हाँ, अगर बात करता हूँ मैं 17(4) की, तो उसमें याद रखना भाई कि मुझे, ओके, याद रखना जो भी एलिजिबल आईटीसी है, ओके, जो भी एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% लेना, समझा, यस। तो जो बेसिकली 17(5) वाला है, समझा, उसका मैं 50% नहीं ले सकता। तो एलिजिबल और इनएलिजिबल में उतना ही है कि एलिजिबल यानी कि जो 17(5) में ब्लॉक्ड नहीं है वो वाला। ठीक है, डन। दूसरा, अगर मैं बात करूं, यस, तो सेक्शन 18 में आता है 18(1)(a) और 18(1)(d। तो 18(1)(d) में जब वो ट्रांजिशन हो रहा है एग्जिम से टैक्सेबल, तो बहुत जरूरी है कि तब उसका स्टेटस रजिस्टर्ड पर्सन वाला हो, वो है तो 18(1)(d लगेगा, वो नहीं है तब वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो 18(1)(a) लग जाएगा। ठीक है, डन। उसके बाद आईएसडी वाले केस में प्लीज याद रखना भाई कि सर्विस के रिलेशन भी हो सकता है। दूसरा, रिसिपेंट भले ही सिर्फ एग्जाम सप्लाई दे रहा, आप जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भले ही आगे जाके 17(5) में ब्लॉक होने वाला, आपका एज आईएसडी कर्तव्य डिस्ट्रीब्यूट करना, तो करो ना बिंदास, और उसी मंथ का करो और उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट करो, वरना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, और याद रखना क्या कि भाई आईएसडी के केस में पेनल्टी
लग जाएगा। अगर एक्सेस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आईएसडी को 125 का पेनल्टी लगेगा और रिसिपेंट को 120 का पेनल्टी लग जाए। ठीक है, डन। दूसरा कौन सा एंगल है भाई? आई थिंक दैट्स इट। जॉब वर्कर में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा क्या, जो 2 केसेस है उसके बस वो चीज़ याद रखना कि जो टाइम लिमिट है, ओके, 1 ईयर एंड 3 इयर्स का टाइम लिमिट है, वो कहाँ से गिनना है। तो वाया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से जा रहा है तो भैया ओके, टाइम लिमिट होगा फ्रॉम द डेट इट वाज सेंट टू जॉब वर्कर। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ क्या, सीधा अगर क्या जॉब वर्कर को जा रहा है सप्लायर के प्रेमाइसिस से, तो 1 ईयर एंड 3 इयर्स आप गिनोगे कहाँ से? द डेट व्हेन इट वाज रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, डन। और क्या है, और क्या है, और प्लीज इसमें ये जीएसटी आईटीसी 04 वाला एंगल याद रखना। ठीक है, डन। तो उसमें माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो अप टू 5 करोड़ एनुअली 25 अप्रैल, मोर देन 5 करोड़ हाफ ईयरली 25 अक्टूबर एंड 25 अप्रैल, 2 डेट्स आ जाएगी। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। ऑडिट एंड असेसमेंट के केस में दोस्तों टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जानते हैं आप। पर स्पेशल ऑडिट के केस में मैं एक स्पेसिफिक एंगल ये कवर करना चाहूँगा कि और कोई भी अगर ऑडिट इस एक्ट के तहत है चले, वो भी कंटिन्यू रहेगा, स्पेशल ऑडिट भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, डन। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्या असेसमेंट में कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जो एक बार पास हो गए तो विड्रॉ हो सकते हैं। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नॉन फाइलर्स एंड समरी असेसमेंट, तो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, एंड या दैट्स इट। हाँ हाँ, एक चीज़ याद रखना, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में प्रोविजनल असेसमेंट में यहाँ पे जो एक्चुअल ड्यू डेट है, यानी एक्चुअली जब सप्लाई किया था और उसका जो प्रोविजनल, उसका जो ड्यू डेट आता उसके अगले दिन से मीटर चालू, और कस्टम्स में प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर जब भी पास हुआ है उसके पहले दिन से क्या है आपका, ओके, मीटर चालू। सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। ओके, पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में मैं बोलूंगा 2-3 एंगल बहुत जरूरी है जो एक्चुअली बहुत बार पूछे जा रहे हैं। सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेफगार्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर ये करके जाना, ओके, प्रिकॉशंस ऑफ समन ये भी करके जाना, बहुत बार पूछा रहा है। सेफगार्ड्स ऑफ अरेस्ट भी बहुत बार पूछा जाता है, सो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। एंड पर्सन्स और ऑफिसर्स हु असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, ये भी आता है, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ये क्वेश्चन 6 का डार्लिंग क्वेश्चन है, पूछते ही है इसमें से। ओके, डिमांड एंड रिकवरी दोस्तों 74A क्लासिक क्वेश्चन, उसमें आजकल बहुत टारगेट कर रहे हैं इस एंगल को, जहाँ पे कोई भी क्या है टाइम लिमिट वाला एंगल नहीं। तो सेल्फ असेसमेंट या फिर आपने टैक्स कलेक्ट किया, पे नहीं किया, विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी लगना ही लगना है, उसमें कोई 60 डेज के पहले बाद वाला एंगल नहीं आता। तो दीज दे आर रियली टारगेटिंग अलॉट, सो कीप नोट ऑफ दैट। अच्छा, सेक्शन 75 में एक चीज प्लीज याद रखना क्या, ओके, और वो है ये कि अगर बात आ रही है आउटवर्ड, ओके, सप्लाई की, तो आज सिंपल सी बात है, ओके, कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ क्या, आउटवर्ड सप्लाई विच विल रिफ्लेक्ट इन जीएसटीआर 1 एंड नॉट पेड इन जीएसटीआर 3B। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि 1 में दिखा दिया, 3B में नहीं दिखाया, तो उस केस में ओके प्लीज याद रखना 2 चीज, 2 एक्सेप्शन है, टाइपोग्राफिकल एरर और दूसरा आपने 3B में टैक्स पे कर दिया, 1 में नहीं दिखा, और फिर बाद में 1 में दिखाया, 3B में नहीं दिखाया। सो वो एक्सेप्शंस याद रखना, वो है तो ही क्या है, आपने सेल्फ असेस किया तो रिकवरी शुरू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेक्शन 76 में प्लीज याद रखना, शो कॉज का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑर्डर का है, ओके, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शो कॉज। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे थोड़ा अलग कैलकुलेट होता है, डेट व्हेन द टैक्स इज कलेक्टेड से लेके डेट ऑफ पेमेंट। ओके, तो इसके अगले दिन से कैलकुलेशन शुरू करना, यानी 1/4 अगर डेट कलेक्शन है टैक्स का, तो 2/4 से मीटर शुरू कर देना। ठीक है, डन। रिकवरी ये सब ठीक है, इसमें बस या प्रोविजनल अटैचमेंट का डेट याद रखना, ये 1 ईयर या फिर जब कमिश्नर इंस्ट्रक्शन देता है, विच एवर इज अर्लियर। लाइबिलिटी में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा 4 चीज को टारगेट करना, पार्टनरशिप फर्म विद इन 1 मंथ, ओके, आपको या फिर पार्टनरशिप फर्म को इंटीमेट कर देना है, नहीं किया तो जब तक इंटीमेट नहीं करोगे तब तक आपका लाइबिलिटी चलते रहेगा। लिक्विडेटर का याद रखना
लिक्विडेटर 30 डेज के अंदर नोटिस दे देगा, कमिश्नर 3 महीने के अंदर हिसाब किताब दे देगा। डेड पर्सन का याद रख लेना कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करता है तो सब जो डेड पर्सन के उसमें थी वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसकंटिन्यू करता है तो जितना एस्टेट में मिला है उतने से ही क्या हिसाब किताब करो, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी का अगर वो क्या है, प्राइवेट कंपनी से नहीं कर सकते तो डायरेक्टर से लो, और अगर डायरेक्टर प्रूव कर देता है कि वो इनोसेंट है और उसके कुछ भी कहने पे ये चीज़ें नहीं हुए तो वो निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाता है तो उसके पहले वसूल लेना, वरना फिर एक बार वो प्राइवेट पब्लिक बन गई तो आप उससे पैसा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। रिफंड में माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि सम्स पे फोकस करना, ओके। एंड दूसरा मेरे हिसाब से जो टाइमलाइंस है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू 96A दिस कैन डेफिनेटली कम इन एग्जाम बिकॉज ये आरटीपी का एक क्वेश्चन था, बैठा बैठा आ सकता है एग्जाम में मेरे हिसाब से। एंड दूसरा मर्चेंट एक्सपोर्टर का जो टाइम लिमिट है, ओके, उसको ज़्यादा तवज्जो देना और उसमें से क्या है डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ओके, यस, स्पेशली ये जो उसके कंडीशंस है वो। दूसरा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में माय डियर फ्रेंड्स 122(1)B वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आ सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। एंड 122(3) में ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज एड्स एंड अबेट्स वाला केस, समन्स वाला केस एंड अपना इनवॉइस आपने सही टाइम पे इशू नहीं किया वो वाला केस, ठीक है। अच्छा याद रखना 122(3) में और 122(1)A में फ़र्क क्या है। तो क्वेश्चन में अगर दिख रहा है कि वहां पे लिखा है कि उसने कोई बेनिफिट गेन किया है विद रिस्पेक्ट टू दीज 4 ट्रांजैक्शंस, तो 122(1)A का रेफरेंस ले लेना। या फिर एड्स और अबेट जैसा हेल्प किया है, एड्स अबेट्स किया है, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं तो 122(3) में डाल देना, ठीक है। डन। 126 प्लीज याद रखना सिर्फ और सिर्फ जब परसेंटेज या आपका क्या जो पेनल्टी वगैरह होता है वो फिक्स नहीं होता है उस पे ही लगता है, ओके। तो शैल नॉट अप्लाई वेयर पेनल्टी इज फिक्स सम और फिक्स परसेंटेज, ठीक है। बट जहाँ पे क्या है, ओके, क्लियरली दोस्तों वो फिक्स नहीं होता है, ओके, अप टू वर्ड लिखे तो वहाँ पे 126 एप्लीकेबल हो जाएगा। शो कॉज नोटिस उसको भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनर ब्रीच तभी होगा जब टैक्स इवेजन इज लेस देन 5,000, क्या है, लेस देन 5,000, ओके, परफेक्ट। तो ये चीज प्लीज याद रखना। हाँ, 130 जो कॉन्फिस्केशन वाला एंगल है उसमें मैक्सिमम रिफंड वाला ये एंगल प्लीज याद रखना। एंड 129 तो बाय हार्ट पूरा ही करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 132 में दोस्तों यू विल हैव टू डेफिनेटली रिमेंबर, ओके, ऑल द ऑफेंसेस बाय क्लॉज, ठीक है। एंड साथ साथ में 69 कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ये जेल का टर्म, तो ही आप इसके सम सॉल्व कर पाओगे। एंड तो ही फ्रैंकली स्पीकिंग आगे जाके कंपाउंडिंग में भी आपको क्या है मदद होगी, ओके। अगर इसमें आपको जानना है कि कैसे होगा ये तो प्लीज क्या है मेरे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के लेक्चर्स देख लो, बाय हार्ट करवा दूंगा और वो भी लेस देन 1 आवर में, ये मेरा प्रॉमिस है, मदर प्रॉमिस, ओके। बस कंपाउंडिंग में याद रखना एक से ज्यादा ऑफेंस हुआ तो जिसका परसेंटेज, ओके, सबसे ज्यादा होगा वही लेंगे हम लोग। वो क्वेश्चन भी मैंने दिया है यहाँ पे, एक बार देख लेना, रिसेंट आपका क्या है अटेम्प्ट था उसमें ही पूछा गया था, ठीक है, यस। एडवांस रूलिंग्स में प्लीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाला एंगल तो आपको पता ही कि एक्सप्लोर नहीं हो सकता यहाँ पे। रेफरेंस के लिए क्या है आप डबल एयर से ट्रिपल एयर में जा सकते हो और अपील भी कर सकते हो। अपील के लिए टाइम लिमिट है 30 डेज, ओके, प्लस 30 डेज, पर रेफरेंस के लिए टाइम लिमिट नहीं है, सो कीप दैट इन माइंड। और डबल ट्रिपल ईयर के पास चला गया फिर वहां पे डिसीजन नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कोई एडवांस रूलिंग्स नहीं होगा। इसमें बस ये याद रखना रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे टाइम लिमिट है, ओके, क्लियरली 6 मंथ्स, ठीक है। एंड बाइंडिंग सब पे एज इन आपके ही ऊपर है, ओके, पूरे स्टेट या पूरे देश के ऊपर नहीं है ये। और 90 डेज ही यहाँ पे एक्सटेंशन एडवांस रूलिंग्स में नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। अपील एंड रिविजन में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि ट्रिकी पार्ट है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, सो मेक श्योर यू चेक दैट, राइट, कि ऑर्डर अगर अपलोडेड है तो डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, अपलोडेड नहीं है तो 7 दिन के अंदर आपने अटेस्ट करके दे दिया है तो भैया सिंपल सी बात है
प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट 7 दिन के बाद दिया है तो सबमिशन कॉपी, ठीक है। अच्छा, उसमें प्लीज याद रखना इलेक्ट्रॉनिक वे ही है टू सबमिट द एप्लीकेशन, मैन्युअल नहीं कर सकते अनलेस कमिश्नर ने क्या है नोटिफाई किया हो या फिर ओके नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर हो ऑन द कॉमन पोर्टल, ठीक है। इसका प्री डिपॉजिट वाला एंगल प्लीज चेक कर लेना, बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि इसमें अपीलेट अथॉरिटी हो या अपीलेट ट्रिब्यूनल हो, पहले जो अपर लिमिट्स थे वो डिफरेंट थे, अब सेम है 20 करोड़, ठीक है। यस, और पेनल्टी अगर हुआ तो भैया 25% ऑफ पेनल्टी अमाउंट, ओके। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल। यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल में मैं स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहूँगा 3 चीज़ों के बारे में, ओके। एक, कब वो रिफ्यूज़ कर सकता है, तो जब 50,000 का क्या है टैक्स आईटीसी पेनल्टी वगैरह होता है तब। एक, कब सिंगल मेंबर कर सकता है, तो वही लिमिट जब 50 लाख वाली होती है तब, और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और प्रेसिडेंट का क्या है अप्रूवल है। एंड एक, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सॉरी मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हो तो फिर उस केस में टाइम लिमिट क्या है 45+45। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड वेरी वेल, ओके। यस, बाकी आई थिंक इट्स ऑल गुड। हाँ, अमेंडमेंट में दोस्तों जो स्पेसिफिकली सेक्शन 120 उसकी मॉनेटरी लिमिट्स तीनों याद रखना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये स्पेसिफिक एंगल को याद रखना, क्या टैक्स विद इंटरेस्ट और पेनल्टी में आप सिर्फ टैक्स अमाउंट ही लेंगे, फिर उसमें CSI सब ऐड कर देना, पर सिर्फ टैक्स अमाउंट लेंगे, आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को ऐड नहीं करेंगे। और फिर चेक करेंगे कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। मिसलेनियस में मेरे हिसाब से 160 में ये चेक कर लेना भाई, राइट, कि आपको ओके स्पेसिफिकली जो है 161 माय बैड, ओके रेक्टिफिकेशन के केस में आपको ओके जो अथॉरिटी है मे रेक्टिफाई दिस मिस्टेक within a period of 3 months, but no rectification can be made after a period of 6 months, okay। yes, तो आज द अथॉरिटी में रेक्टिफाई द मिस्टेक suo motu when such error is brought to notice by the affected person within a period of 3 months, तो आपको आइडेंटिफाई करना है 3 महीने के अंदर, पर भैया नो रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन कर लो भाई, ओके। यस, एंड दूसरा क्या है, कोई भी रेक्टिफिकेशन 6 महीने के बाद नहीं होगा, ओके। दैट्स इट, एंड आई थिंक लास्ट इसमें बस क्या है, इसके फंक्शंस याद रख लेना कि ये क्या करता है, ओके। एंड मिसलेनियस के केस में माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के केस में ये ऑक्शनर का एक चीज़ क्या है याद रखना कि भाई आज फॉर एग्जांपल कई बार जब क्या है ओके कई बार ऐसा होता है टी कॉफ़ी और रबर के केस में कि जो ऑक्शनर, तो 3 जन है बेसिकली, प्रिंसिपल, ऑक्शनर एंड बायर। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ कि इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट द प्रिंसिपल एंड ऑक्शनर में डिक्लेयर द वेयर हाउसेज वेयर सच गुड्स आर स्टोर्ड as their additional place of business, and the buyer is also required to disclose such warehouse as his additional place of business if he wants to store the goods purchased through an auction। तो जब भी क्या है आप ऑक्शन के लिए गुड्स भेज रहे हो तो जो भी गोडाउन में रख रहे हो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित कर दो, ठीक है। एंड ऑक्शनियर ओके कनेक्ट्स प्रिंसिपल विद द बायर। तो आज क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स इफ ऑक्शनियर मियरली कनेक्ट्स प्रिंसिपल विद द बायर, तो फिर प्रिंसिपल और बायर ओके का जो प्राइस है नेगोशिएट होता है, ओके एट नेगोशिएटेड प्राइस, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके इन द प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इन्फॉर्म इन राइटिंग टू जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कि भैया आपने ओके कहाँ इसको किया है स्टोर। तो जहाँ पे प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्शन ओके और द प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर फॉर द पर्पज ऑफ supply of tea through a private treaty may maintain books of accounts related to additional place of business at their principal place of business instead of additional place of business at their principal TPOB है ये, right, and not at their additional place of business, so keep that in mind, ठीक है। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ट्रिकी पॉइंट्स जो भी थे जीएसटी के वो हम लोग ने सब ने कवर कर दिए हैं, एंड या दैट्स इट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। That's it, my dear friends. This is your tax card teacher, CA Karan Sheth, signing off. अगर आपको कस्टम्स के लिए क्या है ऐसा चाहिए
तो आपको लिखना पड़ेगा नीचे कि वी वांट FMM सीरीज फॉर कस्टम्स आल्सो, एंड डेफिनेटली आपको वो भी मिल जाए। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स।